जीनियल स्मार्ट न्यूज में आज हमारे साथ हैं साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना नाम डॉक्टर शशि तिवारी जी, जो आगरा कॉलेज में 40 साल प्रोफेसर रही हैं और संस्कृत विभाग की अध्यक्ष भी रही हैं, जिनकी कहानियां रचनाएं देश विदेश के सभी समाचार पत्रों पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आज हम उनसे उनकी सफलताओं के बारे में बात करेंगे। आपकी साहित्य के क्षेत्र में रुचि किस तरह से हुई? धन्यवाद। आज मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों और श्रोताओं से रूबरू हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। कुछ भी बात करने से पूर्व और जब मैं कविता और अपने स्वरचित साहित्य की बात करती हूँ तो इससे पूर्व मैं माँ सरस्वती का स्मरण करना चाहती हूँ। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर दूंगी, यथासंभव प्रयास करूंगी। मैं वाणी माँ के चरणों में पड़ी बस धूल जैसी हूँ, सृजन की पावनी गंगा के मैं तो कूल जैसी हूँ। मुझे ये लेखनी भी शार देने खुद थमाई है, मुझे ये लेखनी भी शार देने खुद थमाई है। उन्हीं चरणों में नतमस्तक हुए एक फूल जैसी हूँ, इन्हीं चरणों में नतमस्तक हुए एक फूल जैसी हूँ। और इसके बाद मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सभी दर्शकों तक। कि तप साधना में लीन एक साधिका हूं मैं। तप ये साहित्य का सृजन या कविता का सृजन, ये भी एक तपस्या और साधना और आराधना जैसा ही है। तो देखिएगा, मैं कहती हूँ कि तप साधना में लीन एक साधका हूँ मैं, जग के सभी प्रपंचों की बाधिका हूँ मैं, जग के सभी प्रपंचों की बाधिका हूँ मैं। सदियों से हूँ नियंत्रित संचित सदा रही, बस अपनी लेखनी की आराधिका हूँ मैं, बस अपनी लेखनी की आराधिका हूँ मैं। और वो मेरी लेखनी माँ सरस्वती का प्रसाद है। तो मैं माँ के चरणों में नमन करते हुए आगे आपने जो प्रश्न पूछा था मैं उस तक आऊंगी कि किस प्रकार से मैं साहित्य और काव्य सृजन के क्षेत्र में आई। दरअसल मेरा परिवार आगरा में एक सामवेदी परिवार है और सामवेद का संबंध गायन की परंपरा से है। उसमें जितनी भी ऋचाओं का प्रस्तुतिकरण होता है वो गायन के साथ होता है। तो चूंकि मेरे परिवार का जो वेद है वो सामवेद है, इसलिए संभवतः गायन कला, काव्य कला, ये सब मुझे प्रसाद रूप में मेरे परिवार से, मेरे बुजुर्गों से मुझे मिली है। मेरा जो परिवार है वो आगरा में बहुत बहुत साल पुराना है। मुगल काल में जब औरंगजेब का समय था, उनके हाथों का एक ताम्र पत्र जो सम्मान के रूप में उस समय के प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता था, वो मेरे पुरखों को मिला था। तो तब से लेकर अब तक मैं आगरा में अपने परिवार की 26वीं पीढ़ी में हूँ और मेरे बच्चे 27 और बच्चों के जो बच्चे हैं वो 28वीं पीढ़ी में आ गए हैं। तो इस तरह से आगरा तो मेरी जन्मस्थली और कर्मस्थली है। मैंने आगरा का और आगरा से बाहर भी पूरे देश का और विभिन्न विदेशों में जाकर भी जितने भी मेरे श्रोता और दर्शक हुए, सभी का मैंने बहुत प्यार और सम्मान पाया है। इसे मैं माँ वाणी का ही प्रसाद कहती हूँ और अपना सौभाग्य समझती हूँ। और जब मैं दरअसल मेरे परिवार में ही ये वातावरण था काव्य और संगीत का, तो वो मुझे विरासत में मिला। मैं जब
लगभग 2.5 साल की थी, तो तभी से मैं गुनगुनाने लगी थी और कुछ कुछ अपनी तोतली भाषा में, जो छोटा बच्चा जिस तरह से बोलता है उस तरह से मैं कुछ तुकबंदियां किया करती थी। कहीं किसी को गाते हुए सुन लेती थी तो उसको याद करके घर पे आके अपने दादाजी से कहती थी, जो बहुत डॉक्टर भी थे और बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे। उनसे कहती थी कि दादाजी आप, हम बाबूजी कहते थे उनको, बाबूजी आप हारमोनियम बजाइए, मैं गाऊंगी। तो मैं इतनी छोटी 2.5 साल की थी, तब से मैंने, जब से होश संभाला अपना, तब से अपने आप को काव्य और संगीत के ही वातावरण में पाया। आपने आगरा कॉलेज में 40 साल अध्यापन कार्य किया है, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव आगरा कॉलेज में बहुत अच्छा रहा। 40 साल वहाँ मैंने पढ़ाया। उसके पहले वहाँ से मैंने बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट सब वहीं से किया, तो मेरी शिक्षा भी वहीं से हुई। और मेरा सौभाग्य कि गुरुजनों की कृपा से मेरी नियुक्ति भी संस्कृत विभाग में हो गई प्रवक्ता के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता चला गया और मैं वहाँ संस्कृत विभाग की अध्यक्ष भी हो गई और 40 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद मैंने वहाँ से अवकाश प्राप्त किया है। तो वहाँ के मेरे अनुभव बहुत ही अच्छे रहे, बहुत श्रेष्ठ रहे और बड़े अविस्मरणीय रहे। मैं उस समय को जब याद करती हूँ तो भावातिरेक से मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने अपने इस आगरा कॉलेज को हृदय से प्यार किया और कॉलेज ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया। जितने भी यहाँ विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी मेरे हाथ से यहाँ से पास होकर निकल गए होंगे, वो सब उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हो गए और जब भी वो लोग मिलते हैं, आज की तारीख में भी आकर सीधे मेरे पैर छूते हैं, चाहे मैं उन्हें सड़क पर मिल जाऊं। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि जितना मैंने अपने गुरुओं से प्यार पाया, आशीर्वाद पाया, उनके दिए हुए उस आशीर्वाद को मैंने अपने शिष्यों में स्थानांतरित कर दिया और शिष्यों ने भी मुझे उसके बदले में बहुत आदर दिया और स्नेह दिया, प्यार दिया। तो इस तरह से मेरी यात्रा, 40 साल की यात्रा आगरा कॉलेज में बहुत ही सफल रही। मैं उसको, उस काल को अपने जीवन का स्वर्ण काल मानती हूँ। आप अपने जीवन की विशेष उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कमल जी, आप पूछते हैं तो मैं बताती हूँ। बचपन से लेकर जब से मैं फ्रॉक पहनती थी तब से अब तक जो मुझे पुरस्कार मिले या सम्मान मिले वो लगभग 2000 से अधिक ही होंगे, तो उनको मैं कहाँ तक आपको गिनाऊंगी। तो लेकिन मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का जो पुरस्कार मुझे साहित्य भूषण दिया गया उसको मैं याद करती हूँ। वो सन 2019 30 दिसंबर को दिया गया था और योगी जी के सानिध्य में वहाँ के जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के डायरेक्टर, विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह जितने भी वहाँ पर प्रतिष्ठित लोग थे, उनके हाथों से मुझे प्रदान किया गया। तो मुझे वो सब स्मृतियाँ याद आ रही हैं और मेरे काम के ऊपर जो कुछ मैंने साहित्य में और सांगीतिक जगत में योगदान दिया है, उस पर दयालबाग विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी मेरे ऊपर हो चुका है और मैं इस समय अपने गुरुजनों का स्मरण करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई, मुझे संस्कृत पढ़ाई, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई और मुझे संगीत पढ़ाया। तो उस्ताद अकील अहमद खां साहब जो आगरा के शास्त्रीय घराना के प्रतिनिधि उस्ताद गायक थे और उनके भाई उस्ताद शब्बीर अहमद खां साहब, इनसे मैंने सीखा। तो ये बहुत जाना माना शास्त्रीय संगीत का घराना है। इस घराने से मैं जुड़ी, ये मेरा सौभाग्य है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान
की विशेषज्ञ भी हूँ, वहाँ की सम्मानित सदस्य भी हूँ और मेरे ऊपर 2 अन्य विश्वविद्यालयों में भी शोध कार्य चल रहा है और अनेक शोध पत्रिकाओं और रिसर्च जर्नल्स में बहुत सारे मेरे शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, आलेख प्रकाशित हुए हैं, शोध आलेख। और भारत एक्सीलेंस अवार्ड मुझे मिला जो 2007 और 2015 में, उसमें मुझे गोल्ड मेडल भी दिया गया। एक गोल्ड मेडल मैं बहुत छोटी थी, जब 5 साल की, तब भी मुझे मिला था। और मुझे याद आ रहा है कि जब 5 साल की अवस्था में मेरे पिताजी थे, जो गजेटेड ऑफिसर थे और डॉक्टर भी थे, तो वो जब 5 साल के थे तो उनको भी गोल्ड मेडल मिला था। तो जब मुझे 5 साल की उम्र में गोल्ड मेडल मिला तो मेरे पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी। तो लेकिन वो जहाँ भी होंगे, स्वर्गस्थ हैं वो, वहीं से मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। उनके बाद मेरी माँ कुंती तिवारी, जो आजकल अस्वस्थ हैं, मैं उनकी दीर्घायु की शुभकामना करती हूँ। उनके निर्देशन में मैं आगे बढ़ी, क्योंकि वो भी संगीत विशारद हैं अपने समय की। तो ये इस तरह से मेरे परिवार से ही मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता रहा। मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है, श्री वीरेंद्र सिंह जी। उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, उन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। और अब मेरी बेटियां जुगनू और शिवरंजनी, ये मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं। शिवरंजनी तो फिल्मों में, मुंबई में प्लेबैक सिंगिंग भी कर रही है और बहुत अच्छा लिखती हैं। दोनों ही बेटियां बहुत अच्छा गाती हैं और लिखती हैं, तो वो भी मुझे वरदान स्वरूप ही प्राप्त हुई हैं। मुझे जो सम्मान मिले और दूसरे, उसमें कोकिल कंठी, नारी भूषण, सूर सम्मान, तुलसी सम्मान। सूर तुलसी जैसे महाकवि जिनको पढ़ पढ़ कर हम अपने विद्यार्थी जीवन में पास हुआ करते थे, तो उन्हीं के ऊपर मुझे, उनके नाम पर मुझे सम्मान मिले, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। महादेवी वर्मा सम्मान मुझे मिला, आगरा शिरोमणि, ब्रज कोकिला, ब्रज विभूति, ब्रज भाषा विभूषण, साहित्य गौरव, हिंदी चेतना, काव्यश्री, बज़्म सुखन, ये मुझे उर्दू के भी कुछ पुरस्कार मिले। और आलमी उर्दू अवार्ड अब्दुल रहीम खान खाना जो हुए हैं, उनकी स्मृति का वो अवार्ड है, जो कि विश्व स्तर का अवार्ड है। और मैं मूल रूप से हिंदी की कवयित्री हूँ, तो उर्दू के क्षेत्र में ये अवार्ड पाने वाली मैं पहली हिंदी कवयित्री हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। भारत एक्सेलेंस अवार्ड स्वर्ण पदक सहित मिला, ये तो सब मैंने आपको अभी बताया ही है। और मैं भारतवर्ष के 24 विश्वविद्यालयों की परीक्षक हूँ, संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत ही मेरा मुख्य विषय रहा। मेरी कुछ कविताएं जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में और श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा विभाग में हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, वहाँ पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। और मेरी कुछ रचनाओं के अंग्रेजी, ब्रजभाषा, पंजाबी, डोगरी, सिंधी, कश्मीरी और मराठी, गुजराती, बांग्ला, इन भाषाओं में भी मेरी कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। और उसका एक संग्रह भी अभी पिछले साल आया है, इंद्रधनुष लेखनी के। मेरी 32 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आगे और 10 पुस्तकें अभी अप्रकाशित हैं, 2 पुस्तकें प्रेस में हैं और 2 पर अभी लेखन चल रहा है। तो इस तरह से मैं आपको अपने पुरस्कारों की श्रृंखला कहाँ तक बताऊं। आपने अपने साहित्य के सफर में किन किन जगहों की यात्राएं की हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आपने साहित्य का सफर कहा और यात्राएं, 2 बातें पूछी हैं। यात्राएं यानी कि देश की यात्राएं तो हैं ही, शायद ही कोई नगर ऐसा बचा होगा छोटा बड़ा। और उसके बाद विदेशों में भी मैं 25 स्थानों पर गई हूँ और वहाँ पर मैंने भरपूर प्यार पाया है। यहाँ तक कि मेरी जो हिंदी की रचनाएं, संस्कृत की रचनाएं, ब्रजभाषा की और उर्दू की रचनाएं, इन 4 भाषाओं में मैं अपना लेखन करने का प्रयास करती हूँ। कनाडा, अमेरिका जैसे विदेशी धरती पर भी लोगों को ये सूचना थी कि मैं
संस्कृत और ब्रजभाषा में भी लिखती हूँ, तो बहुत से लोग भारतवर्ष से ही गए हैं, वहाँ के प्रवासी हैं, तो वो लोग कहने लगे कि आप हमें अपनी संस्कृत की रचनाएं भी सुनाइएगा, अपनी ब्रजभाषा की रचनाएं भी सुनाइएगा। तो वहाँ पर भी लोगों ने इतना प्यार दिया, जिसे देखकर मैं वास्तव में बहुत गदगद हो गई और बहुत ही मुझे भावपूर्ण अनुभूति हुई। रूसी भाषा में डिप्लोमा भी मैंने किया, जिसे भाई डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो मेरे टीचर रहे। और कथक नृत्य में भी मैं विशारद हूँ और संगीत प्रभाकर गायन में भी मैंने उत्तीर्ण किया है। तो प्रत्येक परीक्षा में सदा गुरुजनों की कृपा से मैं प्रथम आती रही। विदेशों की आपने अभी बात कही, तो उनमें मैं आपको कुछ थोड़े से अपने उपलब्धियों के बारे में बताती हूँ। एक तो सन 1985 में बज़्म सुखन कुवैत के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मॉरिशस के राष्ट्रपति उस समय अनिरुद्ध जगन्नाथ जी थे। उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति भवन में, जिसे स्टेट हाउस कहा जाता है, वहाँ 2004 में मुझे सम्मानित किया। 2004 में ही मॉरिशस के सोशल वेलफेयर मंत्री ने और वहाँ के खेल मंत्री ने, युवा एवं खेल मंत्री, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। मॉरिशस के राजदूत जो भारत में थे 2009 में, श्री मुखीश्वर चुन्नी उनका नाम, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। लंदन में भारत भवन में, जो जिसको इंडिया हाउस भी कहते हैं और भारत भवन तो उसका नाम है ही, तो न्यूयॉर्क में मुझे साहित्य गौरव की उपाधि 2009 में भी दी गई और आगे आने वाले वर्षों में भी 2009 में, 2014 में, 2012 में, 2018 में कई बार मुझे वहाँ पर साहित्य गौरव की उपाधि मिली। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति न्यू जर्सी अमेरिका में आयोजित जो कार्यक्रम थे, वहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम हुआ, जो कि आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, तो वो उसी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ही अध्यापन करते थे। वहाँ पर हम अपना कार्यक्रम देकर आए थे, बहुत ही सुखद अनुभव था। अमेरिका के बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट में प्रकाशित एक द कॉन्टेम्परेरी हु इज हु 2003 में छपी थी, उसकी मैं कंसल्टिंग एडिटर थी। और अमेरिका में ही मुझे वुमेन ऑफ द ईयर 3 साल तक बराबर नामित किया गया, 2003, 2004 और 2005 में। पाकिस्तान में वर्ल्ड सोशल फोरम 2006 में मैं कराची गई और वहाँ डेलीगेट के रूप में मैंने भाग लिया। और हम निर्मला देश पांडे, जो सर्वोदय की नेता थी, उनके नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था। उसमें मैं और मेरी बेटी शिवरंजनी, हम लोग भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सेमिनार, विश्व संस्कृत सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेमिनारों में मैंने अनेक सहभागीदारी की। और अंतर्राष्ट्रीय लेखक महोत्सवों में मेरी सहभागिता रही। और सार्क देशों में, जो उस समय 7 देश आते थे, अब तो 9 हो गए हैं भारत को मिलाकर, तो उनमें जो लेखकों और साहित्यकारों की जो साहित्यिक कॉन्फ्रेंस हुई, वो 2009 में, 2011 में, 2013 में और 2015 में, उस सार्क सम्मेलन में मैंने भाग लिया। और जब अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड वगैरह बहुत सारे देशों में, आयरलैंड में मैंने भागीदारी की है, जो आपने विदेश यात्राओं के बारे में पूछा। और एशियाज हु इज हु एंड इंडो अमेरिकन हु इज हु में परिचय मेरा प्रकाशित है। एशियाज पैसिफिक्स हु इज हु में परिचय शीघ्र प्रकाश्य है। और अमेरिका में अखिल विश्व हिंदी ने जो मुझे सम्मानित किया, उसका जिक्र अभी मैंने पहले भी किया था। कनाडा में भी अखिल विश्व हिंदी समिति टोरंटो में है, वहाँ पर भी मुझे साहित्य निधि और साहित्य चेतना आदि की बहुत सारी उपाधियाँ हर साल दी जाती हैं। मैं वहाँ पर कई वर्षों से जा रही हूँ। और मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा हिंदी सेवी सम्मान दिया गया। और विश्व हिंदी दिवस काठमांडू में 2020 में 9, 10, 11 जनवरी में मनाया गया था, तो उसमें भी मैंने भारत का प्रतिनिधित्व अपनी बेटी शिवरंजनी के साथ किया था। हम दोनों ही प्रतिनिधि थे और वहाँ पर हम गए। बहुत ही
अच्छा कार्यक्रम रहा और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और नेपाल में जो उस समय भारत के राजदूत थे, उन्होंने सबने हमें सम्मानित किया। मेरी पुस्तकों का विमोचन भी वहाँ हुआ। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला है। आप कई भाषाओं में कविताएं लिखते हैं। कृपया जिन भाषाओं में आप लिखते हैं उनका थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी जो है बताएं थोड़ा सा। जी कमल जी, आपने उन भाषाओं के बारे में पूछा कि जिन जिन भाषाओं में मैं कविताएं लिखती हूँ। तो देखिए, हिंदी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में और उर्दू में। तो हिंदी की कविताएं तो आपने मेरी वैसे भी सुन रखी हैं, बहुत से दर्शकों ने भी सुन रखी होंगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी कविता आप तक पहुंचाती हूँ। कुछ मैंने देशभक्ति की कविताएं भी लिखी, क्योंकि मेरा परिवार प्रथम विश्व युद्ध से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध और वहां से लेकर जो अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई, हर युद्ध में मेरे परिवारी जनों ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में भाग लिया, सैनिकों के रूप में भाग लिया, ऑफिसर फौजी के रूप में भाग लिया। इसलिए वो सारी बातें जो मैं बचपन से सुनती आ रही थी अपने परिवारी जनों से, तो मेरे मन में देशभक्ति का जज्बा भी जागा। उस तरह के मैंने गीत लिखे। मेरी माँ कुंती तिवारी मुझे बचपन से इस प्रकार के गीत, क्योंकि वो संगीत विशारद थी, तो मुझे सुनाया करती थी और सिखाया करती थी। पहली गुरु वैसे भी माँ होती है। तो देखिए, जैसे वो इस तरह के गीत गाती थी, अभी भी गाती हैं, पर इस समय आजकल स्वस्थ हैं वो। उस देश चलो, उस देश चलो जहाँ प्रेम की बंसी बाजी, पाप न हो जहाँ पुण्य वहाँ पर, दुख में सुख का नाम हो। इस तरह के गीत होते थे। तो मेरे मन में देशभक्ति का जज्बा, मेरी नानी जी, मेरे दादाजी, मेरी माँ के मामा जी, बहुत सारे परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, और स्वतंत्रता सेनानी ही उनके परिवेश में चारों तरफ उनके मित्रगण थे, जिसमें आगरा के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरी मौसी रानी सरोज गौरिहार जी। तो ये सब ऐसे परिवार से मैं आती हूँ। तो मैंने देशभक्ति के गीत लिखे, तो वो मैं आपको उसका नमूना बताती हूँ। ये शहीदों के नाम, जाने अनजाने शहीदों के नाम मेरा गीत है। हुए जो देश के लिए शहीद बने, उनके हम सभी मुरीद, लगा दी बाजी जान की, बार बार फिर रखी लाज मेरे हिंदुस्तान की, लगा दी बाजी जान की। वीर शहीदों जहां तुम्हारा रक्त गिरा सीमा पर, वो स्थान तीर्थ सा है, तुम गुजरे जहां जहां पर। तुमसे ही है, तुमसे ही है, तुमसे ही है शान देश की आन बान की, बार बार फिर रखी लाज मेरे हिंदुस्तान की, लगा दी बाजी जान की, लगा दी बाजी जान की। इस तरह के देशभक्ति के गीत मैंने लिखे, और कुछ भावनाओं से जुड़कर भी लिखे। और एक मेरा गीत है आंखें शीर्षक से, जिसमें मैंने आंखों के विषय में विभिन्न प्रकार से कहने का प्रयास किया है। और जिन आंखों को देखकर ये मैंने गीत लिखा था, वो आंखें अब इस दुनिया में नहीं है। मैं वीरेन जी का स्मरण कर रही हूँ, अपने पति का। कि नींद से जागी आंखें, नींद से जागी आंखें, बड़ी बड़भागी आंखें, कि इनमें इतनी गहराई, नींद से जागी आंखें, बड़ी बड़भागी आंखें, कि इनमें इतनी गहराई, डूबा जो इनमें उसको फिर नींद नहीं आई, तुम्हारी आंखों का शुक्रिया, आंखों का, तुम्हारी आंखों का शुक्रिया, आंखों का। इस तरह के मेरे गीत हैं जो
अपने देखिए कुछ मैंने इस तरह के गीत भी लिखे। दूसरी संस्कृत भाषा का मैं आपको सुनाती हूँ कि संस्कृत मुझे क्यों प्रिय है। मैंने कई रचनाओं की, अपनी जो हिंदी की मेरी रचनाएं हैं उनका मैंने संस्कृत में अनुवाद भी किया। इस तरह की रचनाएं भी हैं। तो आप देखिए एक नमूना संस्कृत भाषा का, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं होगा शायद आपके इस प्रसारण के लिए, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त कर रही हूँ। संस्कृतम में प्रियम, संस्कृतम में प्रियम। संस्कृत मुझे प्रिय है और इतनी सरल भाषा में मैं संस्कृत में भी लिखने का प्रयास करती हूँ कि ताकि जो संस्कृतज्ञ हैं वो तो समझेंगे ही, जो असंस्कृतज्ञ हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो भी समझ लें, वो हिंदी के आसपास ही रहे और वो समझी जा सके, उसका आनंद लिया जा सके। संस्कृतम में प्रियम, संस्कृतम ते प्रियम। ते माने तुझे भी प्रिय है और मुझे भी प्रिय है। मंगलम या करोति प्रियम ही ध्रुवम, जो कि निश्चित रूप से, ध्रुवम माने निश्चित रूप से सबका प्रिय और मंगल ही करती है, ऐसी ये भाषा है। क्योंकि संस्कृत को तो देववाणी कहा गया है, देवताओं की वाणी है। सर्वदा सुखदा मनोज्ञाहि कल्याणदा या ही सर्वोत्तमा सर्वदा संकृता। मंगलम या करोति प्रियम ही ध्रुवम। या सदा शांतिदा या सदा किल्मुदा या ही विश्वे वरेण्या शरण्या सदा। यस्य गरिमा धरायां करोति शिवम। मंगलम या करोति प्रियम ही ध्रुवम। संस्कृतम में प्रियम, संस्कृतम ते प्रियम। मंगलम या करोति प्रियम ही ध्रुवम। इस तरह की मेरी रचनाएं हैं, और भी रचनाएं हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रज भाषा का नमूना बताती हूँ, जिसमें मैंने देखिए कई तरह के गीत लिखे कि कृष्ण और यशोदा से और राधा से संबंधित तो मेरे गीत हैं ही। मैंने कुछ छंद भी लिखे हैं, बांसुरी पर लिखे हैं। समस्या पूर्ति हमें दी जाती थी ब्रज भाषा कवि सम्मेलनों में, कई बार दी गई है कि आप कृष्ण की गौओं पर लिखिए या कृष्ण की बांसुरी पर लिखिए, तो उसी के अंदर अंदर हमें लिखना होता है। तो उस तरह के गीत भी और छंद भी मैंने लिखे हैं। और श्री राम पर छंद लिखे हैं, श्री कृष्ण पर छंद लिखे हैं। और कुछ मैंने सावन के या होली के गीत, जो तीज त्योहार पर्व आदि आते हैं, हमारे ब्रज क्षेत्र की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो तो बहुत ही समृद्ध है। तो देखिए एक नायिका है जिसको अपने सावन में अपने भाई की प्रतीक्षा है कि वो आ जाए और उसे ले जाए। तो पहले आजकल जैसी स्थितियां नहीं थी, ये प्राचीन परिवेश को आधार बनाकर इस तरह के गीत भी मैंने लिखे हैं कि वो अपने भैया को याद करते हुए कह रही है ब्रज भाषा में, मोरे भैया हमें ले जाओ रे पीहर, देश हिंडोले पड़ी रहे मोरे भैया। इसमें करुणा है, तो उसी तरह की जैसा भाव होता है वैसी ही धुन मेरे गीतों की बन जाती है। गीत लिखकर फिर मैं बैठकर उसकी धुन नहीं बनाती हूँ। जब गीत लिखा जा रहा होता है, जब रचा जा रहा होता है, उसके वो धुन के साथ ही उतरता है। यह कुछ माँ की विशेष कृपा है। तो भैया कहता है कि बहना बहना नदिया रही गहराए, मैं कैसे आऊं तेरे देश जी, देश हिंडोले पड़ी रहे मोरे भैया। तो ये कुछ करुणा से संबंधित ये ऐसा गीत हो गया। और उल्लास के गीत भी हैं। होली में तो विशेष उल्लास होता है। तो देखिए होली का एक, देखिए इसमें कृष्ण गोपी का दांव लगता है
और फिर कृष्ण का दांव लगता है। देखिए मैं आपको 2 छंद सुनाती हूँ अपने होली के कि आई जे होरी तो गोरी हंसी तन तोरी मरोरी लई अंगड़ाई और केस खुरे अचरा धड़ के दृग माही दिखाई परे अरुणाई। दृग आंखों में जो अरुणाई दिखाई, लालिमा दिख रही, वो प्रेम की लालिमा भी है और लाल रंग को डालने से भी वो लालिमा हो गई है। तो ऐसी रंग में सराबोर जो गोपी है वो क्या कहती है कि आई जे होरी, और एक उन्मुक्त भाव होता है लोक भाषा में, वो कोई भी लोक भाषा हो, ब्रज भाषा हो, दूसरे प्रदेशों की भाषा हो, उसमें एक उन्मुक्त भाव होता है, एक मर्यादा का कोई झूठा आवरण इसमें नहीं ओढ़ा जाता कि आई जे होरी तो गोरी हंसी तन तोरी मरोरी लई अंगड़ाई केस खुले अचरा ढर के दृग माही दिखाई परे अरुणाई। और नंद के ढोटा को खोजन लागी, नंद के पुत्र को यानी कृष्ण को खोज रही है कि नंद के ढोटा को खोजन लागी तो पिचकारी रंग ते भरवाई और श्याम को तन मन भोरी दयो और ऊपर ते तिरछी मुस्काई। श्याम को तन मन भोरी दयो और ऊपर ते तिरछी मुस्काई। इसका जो तिरछी मुस्काने का जो प्रयोग है वो मैंने उस एक मुहावरे को याद करके किया कि करेला और नीम चढ़ा। ये सब आपको मुहावरे मालूम ही होंगे। तो अब दूसरे छंद में देखिए कृष्ण का दांव लगता है, तो इसमें निगोड़ी कहते हैं वो उस गोपी को, और निगोड़ी एक गाली होती है ब्रज की, बड़ी स्नेहमयी गाली होती, कोई इसका बुरा नहीं मानता, और विशेष रूप से होली में तो कोई बुरा नहीं मानता है और सब बड़े प्रेम से एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो देखिए कृष्ण का दांव लगता है तो क्या होता है। और इसकी चौथी पंक्ति में, 4 चरणों का ये छंद है, चौथी पंक्ति में मैंने एक विशेष शिल्प का निर्वाह करने का प्रयास किया है, आप देखिएगा कि श्याम ने पकड़ लियो जावेगी सयानी, कहा गोरियो निगोड़ी अब मेरी बारी आई है, खैर तू मना ले बैर आज मैं निकारू पूरा, जैसे तैसे होरी में तू पकड़ाई आई है। और अंक भर लियो, आलिंगन कर लिया कि अंक भर लियो और लाल मुख कियो फिर, अंक भर लियो और लाल मुख कियो फिर, भरी पिचकारी अंग अंग बरसाई है। और अंक भर लियो और लाल मुख कियो फिर, भरी पिचकारी अंग अंग बरसाई है। और करी बरी जोरी भोरी गोरी कुठा गोरी गोरी करत ने होरी मरी कैसी होरी आई है। तो ये कुछ छंद मैंने आपको सुनाए होली का वातावरण। तो होली तो अपने देश में 12 मास कभी भी रंग जमा लेते हैं, तो मैंने दीपावली पर भी लिखे हैं और दूसरे जो 30 त्योहार होते हैं उन पर भी रचने का प्रयास किया है। अब देखिए मैं आपको एक उर्दू में जो मैं लिखने का प्रयास करती हूँ, तो एक अपने शेर से आप तक पहुंचती हूँ सारे दर्शकों तक कि शायराना ढंग से तू मुस्कुरा कर देख ले और दिल मेरा तैयार है कुछ गुनगुनाने के लिए। एक गजल में आप तक पहुंचाती हूँ, बहुत पहले की लिखी हुई गजल का एक नमूना देखिए। दरमिया फासला, पुराने उस्ताद शायरों ने छोटी बहर में गजल बहुत कही है, छोटी सी मेरी कोशिश है कि दरमिया फासला नहीं होता, दरमिया फासला नहीं होता, तो आदमी गमज़दा नहीं होता। कहने भर को ही रिश्ते नाते हैं, कहने भर को ही रिश्ते नाते हैं, वरना कोई सगा नहीं होता। तो कुछ जीवन दर्शन से जुड़कर भी मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, प्रकृति पर लिखने का प्रयास किया है, और बहुत सारे श्रृंगार पर तो लिखा ही है, भक्ति भाव पर मेरी अलग एक दोहायन पूरी पुस्तक ही है जिसमें मैंने भक्ति भाव के दोहे, एक तू मुझ में मैं तुझ में, ये मैंने भगवान के सामने समर्पित भाव से कुछ अपने पद लिखे
सूर को पढ़ पढ़ के मन आ गया कि थोड़ी सी कोशिश हम भी करें, सूरदास जी का आशीर्वाद मिलता रहे। वो भी तुम जैसे ही बीवी बच्चों वाले हैं। देखिए, मैं अपनी रचनाओं को एक खास बात यह है कि उनको कभी भी निराशा पे नहीं छोड़ती हूँ। मैं कुछ ना कुछ अंतिम पंक्तियों में आशा का सूत्र दर्शकों को, श्रोताओं को और पाठकों को जरूर थमाती हूँ। ये मेरी आदत है। तो देखिएगा, गजल तो लंबी है, बड़ी है, लेकिन मैं उतनी गजल ना सुनाकर आपको आखिर का शेर सुना देती हूँ कि गर्दिश में तारे हैं फिर भी हिम्मत मत हारो। जब कोरोना काल था तो ऑनलाइन बहुत सारे देश विदेश के कार्यक्रमों से हम जुड़ते थे, तो इस तरह के संदेश देना हमारा कर्तव्य हो जाता था। और कभी तो लोगों को, मानवता को राह दिखाने के लिए ही उसकी लेखनी होती है कि गर्दिश में तारे हैं फिर भी हिम्मत मत हारो। गर्दिश में तारे हैं फिर भी हिम्मत मत हारो। वो ही कल सूरज होंगे जो हिम्मत वाले हैं। वो ही कल सूरज होंगे जो हिम्मत वाले हैं। तो ये मैंने अपनी चारों भाषाओं में जो मैं प्रयास करती हूँ, वो कुछ कुछ आपको रचनाएं मैंने सुनाई, और कुछ अनुवाद भी रह गए मेरी हिंदी कविताओं से जो मैंने संस्कृत में किए हैं। वो चलिए फिर कभी हम और आप मिलकर बैठेंगे तो फिर और आगे की बातें होंगी। भाई कमल जी का मैं बहुत बहुत, और उनकी टीम का, साधना जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मेरा साक्षात्कार आप ले रहे हैं। और आपके YouTube की भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिसके जरिए से दर्शक मेरे साथ रूबरू हो पाएंगे और मैं उनके साथ रूबरू हो पाऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और बहुत बहुत आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।